जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हमने गति के नियम के ऑब्जेक्टिव पार्ट के दो हिस्सों को कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के और भी जो ऑब्जेक्टिव बचे हैं जो कि 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। चूंकि हम इस वीडियो में बाकी सभी ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने वाले हैं तो संभव है कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप पेशेंस से इस वीडियो को देखें। अगर थक जाएं तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें, घूम फिर के आएं और फिर से वीडियो को देखना शुरू करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और सलाह देना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आता है तो पहले उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। चूंकि आपने सब्जेक्टिव पार्ट्स को ठीक से पढ़ा है तो आप बेहतर ढंग से इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। और अगर आपको सॉल्व करने में कहीं कोई परेशानी आती है या फिर आप अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तभी वीडियो को आगे देखें, जिससे कि ये पता चले कि आपने क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व किया है या नहीं किया है, और अगर आप नहीं कर पाए थे तो उसका सही सॉल्यूशन क्या होगा ये देख लें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब खुद से दिए हैं। तो चलिए बिना दुनियादारी की बात किए सीधे पॉइंट पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए थे। आपके स्क्रीन पर ये 51वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उसका भार क्या होगा, जबकि g का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम जानते हैं कि भार यानी W बराबर होता है m और g का गुणनफल। m यहां दिया हुआ है 10 किलोग्राम, g दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इस तरह से ये हो जाएगा 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन कहते हैं। और इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहां पे आप ये देखें कि चूंकि सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज 100 ही हैं तो आपको अगर सिर्फ यूनिट याद हो तो आप इसका सही आंसर टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं, जो कि है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। तो अगर आपने सब्जेक्टिव पार्ट को ठीक से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का भली भांति जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। न्यूटन का तीसरा गति का नियम क्या कहता है ये पहले समझ लेते हैं। न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि वस्तु एक ही है और इस पर दो बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, जो कि है बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। गति का पहला नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य न करे तो वस्तु अपने सरल रेखीय गति पर एक समान चाल से चलती रहेगी, और इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 30 मीटर प्रति सेकंड के किसी गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि mb यानी बॉल का जो द्रव्यमान है वो है 100 ग्राम यानी कि 0.1 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग इसका है ub, इसे अगर लिखें तो ये है 30 मीटर प्रति सेकंड, और vb यानी अंतिम वेग होना है इसका 0। इसके साथ ही समय जो कि u से v होने में लगा है, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड से 0 वेग होने में लगा है, वो है 0.05 सेकंड। अब हम अगर इसका त्वरण निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि त्वरण यानी a बराबर होता है v माइनस u बटे t। v है यहाँ पर 0, u है 30 मीटर प्रति सेकंड और t है 0.05 सेकंड। इस तरह से ये हो जाएगा -30 बटे 0.05। इस दशमलव को अगर उड़ाए तो ऊपर जाकर 100 हो जाएगा। 5 से इसे काटे तो ये 6 बार में कटेगा, और इस तरह से त्वरण निकल कर आएगा -600 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम बल निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम और त्वरण अभी अभी हमने निकाला -600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस दोनों को अगर गुना करें तो यहाँ निकल कर आता है -60 न्यूटन, और इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन आपके पास ना हो, तब आपको ऑप्शन नंबर 4 मारना है, और ऐसी स्थिति में निगेटिव साइन जो ये यहाँ है वो सिर्फ ये बता रहा है कि बल गति के दिशा के विपरीत दिशा में लगी है। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है।
द्रव्यमान की सीधी से परिभाषा है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। हम जानते हैं कि संवेग यानी P बराबर होता है mv। संवेग यहां दिया हुआ है 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, m यानी द्रव्यमान हमें निकालना है और v दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हम इस 5 मीटर प्रति सेकंड को समीकरण के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बटे 5 मीटर प्रति सेकंड, ये बराबर m होगा। इसे अगर यहां से हम काटें तो ये यहां से कटेगा, मीटर प्रति सेकंड से खत्म हो जाएगा और 5 से इसे काटे तो 10 बार में कटेगा, यानी कि m बराबर हो जाएगा 10 किलोग्राम। और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम डाय से संबंधित होता है। अगर आपने सब्जेक्टिव पार्ट को ठीक से पढ़ा है तो आप बिना किसी परेशानी के इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का मापन होता है। द्रव्यमान ही वह भौतिक राशि है जो जड़त्व का मापन करता है। अगला सवाल है, डायस एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है, या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। तो यह बल की परिभाषा में ही निहित है कि बल हुआ कारक है, अतः ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र होगा। हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma। अब अगर हम m हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a को समीकरण के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ समीकरण के इस तरफ a अगर गुना में है तो इस तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा, और m बराबर जो निकल कर आएगा हमारे पास वो होगा F बटे a, और ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन होता है, वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा। हम जानते हैं कि वस्तु पर जो बल कार्य कर रहा होता है वो अगर एसआई सिस्टम में देखें तो बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की समय दर के, यानी कि संवेग में परिवर्तन हुआ है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और समय से इसे अगर भाग दे दें तो संवेग में परिवर्तन की समय दर हो जाएगा, यानी कि 0.02 सेकेंड। इस दशमलव को अगर हम यहां से खत्म करें तो ऊपर जाकर ये 100 से गुना हो जाएगा, 2 से अगर इसे काटे तो ये 5 बार में कटेगा, और इस तरह से ये हो जाएगा 500 किलोग्राम मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाकर इस सेकंड के साथ मिलकर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन, यानी कि ये F बराबर हो जाएगा 500 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो अगर आप सभी ऑप्शंस को ठीक ढंग से देखें तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों का पीछे की ओर झटका लगना ये न्यूटन के पहले गति के नियम को दर्शाता है, और उसके अंदर भी अगर जाकर बात करें हम तो ये जड़त्व को दिखाता है। अगला सवाल है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपने बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। इसका कारण है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वह लंबे समय में कम बल का अनुभव करता है। हम जानते हैं कि लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की समय दर के समानुपाती होता है। समय दर में संवेग में परिवर्तन ऊपर होगा और समय नीचे की ओर नीचे होगा, तो जैसे ही समय हम ज्यादा लगाते हैं तो बल अपने आप कम हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है। तो बल और त्वरण वह जोड़ा है जिसकी दिशा हमेशा समान होती है। संभव है कि इस वस्तु की गति इस दिशा में हो और बल हम इस दिशा में लगा रहे हों, तो गति अगर इस दिशा में है तो विस्थापन भी इधर होगा, तो पहला और तीसरा ये ऐसे ही गलत हो जाता है। वेग अगर इस दिशा में है तो संवेग की भी दिशा यही होगी, ये ऑप्शन भी गलत होता है, और ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। यहां हम अगर ये देखें कि दिया हुआ क्या क्या है मेरे पास, तो mc लिखे इसे, यानी कार का द्रव्यमान, तो ये है 1000 किलोग्राम। uc यानी कार का प्रारंभिक वेग अगर देखें तो ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। vc ये 0 है,
और t जो है ये 4 सेकेंड है। सबसे पहले अगर हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहें तो हम जानते हैं कि इसे गुना करना होगा 72 को 5/18 से, और ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम अगर त्वरण निकालना चाहें, u से v होने में जो त्वरण काम किया है वो त्वरण हो जाएगा a बराबर vc माइनस uc/t। ये vc है 0, uc है 20 और t है 4 सेकेंड। इस तरह से a हमारा निकल कर आता है -20/4 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये माइनस में होगा। माइनस का चिन्ह सिर्फ यहाँ ये बता रहा है कि बल की दिशा गति के दिशा के विपरीत दिशा में है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि बल बराबर क्या होगा, तो बल बराबर हम जानते हैं कि होता है m गुना a। m यानी द्रव्यमान है हमारे पास 1000 किलोग्राम, a यानी त्वरण का मान दिया हुआ है -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 5000 न्यूटन। माइनस का चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है कि बल की जो दिशा है वो गति के दिशा के विपरीत दिशा में है, तो ये इसका रहना या ना रहना कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इसे ही हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ न्यूटन, और इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सभी बलों में होता है, तो हम जानते हैं कि परिमाण और दिशा सभी बलों में होती है, यानी कि बल एक सदिश राशि है। अगला सवाल है, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये एकलौता सवाल मैंने देखा है जो कि पूर्णतः याद करने वाली चीज है, तो इसे आप जरूर याद कर लें कि गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष 1687 ईस्वी है। अगला सवाल है, खींचने का एक उदाहरण है, तो हम दैनिक जीवन के अपने अनुभवों के आधार पर बता सकते हैं कि ध्वज का फहराना खींचने का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। अगर आप सभी ऑप्शंस को ठीक ढंग से देखें तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर है, यानी कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है वो बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। संतुलित बल हम जानते हैं कि वैसा कोई भी बल जिसका परिणामी शून्य हो, यानी कि इस तरफ से अगर 10 न्यूटन का लग रहा हो बल, तो इस तरफ से भी 10 न्यूटन का बल लग रहा हो, तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। तो हमें पता है कि अगर इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगे, इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगे, तो ना तो वस्तु इधर जाएगी ना तो वस्तु इधर जाएगी, और ये यहीं पे इसके आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, यानी दोनों तरफ से ये पिचक सकती है, और इस तरह से हम कहें तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला सवाल है, एक टकराव में हमेशा डाइस का संरक्षण होता है, तो हम जानते हैं कि टकराव में हमेशा संवेग का संरक्षण होता है। अगला सवाल है, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डाइस नियम के रूप में जाना जाता है, तो हम जानते हैं कि F बराबर ma यानी बल का जो परिमाण है ये न्यूटन के दूसरे गति के नियम से निकल कर आता है, अतः ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, एक वस्तु पर कार्यरत एक डाइस बल इसे गति प्रदान कर सकता है, तो हम जानते हैं कि सिर्फ असंतुलित बल ही वस्तु में गति प्रदान कर सकता है। अगला सवाल है, डाइस दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, तो बल वह भौतिक कारण है जो दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। हम एक एक करके देखें अगर, तो एक वस्तु की गति में परिवर्तन ये असंतुलित बल का कार्य है, तो ये नहीं होगा आंसर हमारा। एक वस्तु की गति के दिशा में परिवर्तन ये भी एक असंतुलित बल का कार्य है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, चूंकि वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण बनता है, तो इस तरह से ये हमारा वो काम है जो कि असंतुलित बल का नहीं है, यह काम संतुलित बल का है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, यही हमारा सही आंसर है। देखिए, अगर आप एक बस में यहाँ बैठे हुए हैं और ये बस इस दिशा में चल रही है और अचानक से रुकती है, तो आप आगे की ओर धक्का खाएंगे, झटका महसूस करेंगे, ना कि पीछे की ओर, अतः ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अगर सही सभी ऑप्शंस को देखें तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन के बारे में वर्णन करता है, अतः ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, m द्रव्यमान की एक वस्तु 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति करते हुए एक अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान 3m है और स्थिर अवस्था में ऐसे टकराती है, अब संगठित द्रव्यमान कितने वेग से आगे बढ़ना शुरू करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है। तो m1 जो कि हमारे पास है पहला द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान m है और इसका प्रारंभिक वेग यानी u1 है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। m2 है
3m और इसका प्रारंभिक वेग 0 है। अब हमें इस दोनों का संगठित वेग क्या होगा वो निकालना, यानी v मान लेते हैं अगर वो हो तो हमें निकालना है। हम जानते हैं कि टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है, तो टक्कर के पहले जो दोनों वस्तुओं का संवेग होगा उसका योग क्या होता है वो हम देखते हैं। वो होगा m1 u1 और दूसरी वस्तु का होगा m2 u2। ये बराबर होगा m1 प्लस m2 इंटू v के। अब हम अगर इसमें मान रखें सबका तो m1 का मान m है, u1 का मान 4 है, m2 का मान 3m है और u2 का मान 0 है। m1 और m2 का मान यहां पे देखें अगर तो m प्लस 3m इंटू v। इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4m, यहां पे 0 से गुना होने के बाद ये 0 ही हो जाएगा, और इस तरफ अगर देखें तो ये हो जाएगा 4m इंटू v। समीकरण के इस तरफ अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4m और इस तरफ हो जाएगा 4m भी। इस 4m से ये 4m कट जाएगा और हमारे पास आंसर हो जाएगा v बराबर इस तरफ का 1, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बल से संबंधित नहीं है? तो हम यहाँ देखें तो ये बल का मात्रक है जिसे न्यूटन कहते हैं। न्यूटन भी बल का मात्रक है, डाइन भी बल का मात्रक है। एकमात्र जो कि बल का मात्रक नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2 है, और इस तरह से ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं पर लागू बलों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। अगर आपने सब्जेक्टिव पार्ट को ठीक से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको देने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को जल्दी में इसलिए सॉल्व किया क्योंकि एक तो क्वेश्चंस ज्यादा थे और दूसरी बात कि हमने पिछले दोनों वीडियोस में ऑलरेडी लगभग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। अगर फिर भी कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आपको समझ ना आया हो तो आप एक बार जाकर सब्जेक्टिव पार्ट के वीडियोस को देख लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और इससे भी अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किस प्रश्न को समझने में आपको क्या तकलीफ आई है, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने उन दोस्तों के बीच जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और अगर आप अपने इस दोस्त के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।